and 60 minutes is what I have timed, okay, for this session. So during the course of this session, I will be asking questions, and based on that, time to time, I will ask specific people to speak, so they can then basically talk and have a uh, discussion on this. Okay. So first and foremost, the topic is time management. So what do you mean by time management? What is your understanding about time management, and why do you think it is important? My question to this is first to Shakib. Post that Bhumi can answer, and then Dhruv can give thought process. So सर टाइम मैनेजमेंट बेसिकली डिपेंड करता है कि टास्क के प्रायोरिटी को लेके, क्योंकि क्या हो जाता है कई बार कि मान लो अपन को एक साथ 2-3 टास्क आ जाते हैं प्रायोरिटी में। फॉर एग्जांपल मुझे अभी जैसे एक इश्यू आ गया सिलेबस का, तो हो सकता है कि मैं उसको ऑन टाइम आपके बीडी के टास्क को मैनेज नहीं कर सकता हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं टास्क की प्रायोरिटी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमको समझना रहता है कि हाँ भाई अभी जो एग्जिस्टिंग एक क्लाइंट है उसको कोई दिक्कत आ गई है, तो पहले मुझे उसको है सपोर्ट करना है, फिर मैं इसको बाद में ले सकता हूँ। Okay. So time management is prioritizing task. That's what you are saying. Yes sir, kind of. Bhumi, what is your understanding? यस सर। सर अगर हमारे पास 2-3 काम एक साथ है तो हम उसको हम उसको टाइम मैनेज कर ले कि इतने टाइम में इतना काम कंप्लीट करना है, और उतने टाइम में हम कैसे इफेक्टिवली मतलब अच्छी तरह से अपना काम कंप्लीट कर सके, उसको मैनेज उस हिसाब से हमें टाइम मैनेज करना चाहिए। ओके ओके। ध्रुव, यस सर। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टाइम मैनेजमेंट? जो हमारे पास जितना काम है वो हम कैसे कम समय में अच्छे से कर सकते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट है। अच्छा, जो आपके पास काम है वो आप शॉर्ट टाइम में कैसे कंप्लीट कर सकते हो, दैट इज टाइम। मीन्स के हाँ बोलो। अगर काम का लोड है तो हम कैसे काम को डिवाइड करें टाइम में, कि कैसे हम कम टाइम में टाइम टू टाइम अगर काम है तो काम कैसे सबमिट कर सकते हैं, तो वो सब मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी होगा। ओके ओके ओके। So time management is basically optimal utilization of the time allocated for a particular activity or multiple activities so as to complete the same as per the desired output. Time management अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो टाइम मैनेजमेंट is basically proper utilization of the available time so as to complete the task allocated. Okay. That is what I mean by the word time management. Why do you think time management is important? Why is time management important? Time management is important primarily in the corporate context or the service context, is because time is equivalent to money, or time is money. Why do I say time is money?
पराग? पराग? हेलो सर. हाँ. Why time management is important, right? नहीं तो टाइम इज मनी मैं क्यों बोलता हूँ? Because क्या टाइम आप यूटिलाइज करोगे वर्क में, हम्म. नहीं हम ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और उससे ही हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है हमें. अच्छा, ओके. और Harsh, why do I say time is money? Sir, because if we manage time or if we utilize time 100%, then we can get 100% values. We can manage our urgency, we can manage our manpower perfectly fine, and we can reduce, or you can say we can remove the wastage. Correct. But there is one fundamental thing, okay, that I just wanted to highlight to you. Is time is a perishable commodity, okay? टाइम कभी मल्टीप्लाई नहीं होता. जैसे आपके पास में 2 रुपया है, आपने बैंक में डाला, 200 रुपया है बैंक में डाला, या बिनो कुछ किसी को ब्याज पे दिया तो आपको 1% ब्याज मिलेगा, तो वो टाइम पैसा मल्टीप्लाई होगा. ओके, like a man or money or material. Okay, time is a perishable commodity. That means once a time is lost, it cannot come back. Okay, मतलब मान लो अगर आपके पास में 24 घंटे कुछ काम करने के हैं, 24 घंटे में से 10 घंटे आपके ऐसे ही चले गए, तो वो 10 घंटा मल्टीप्लाई होके कहीं आपको मिलेगा नहीं. ओके, so time is a perishable commodity. Time is a perishable commodity and time will not be multiplied. बाकी सब चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, पैसे को बढ़ा सकते हो, जमीन को बढ़ा सकते हो, ओके, काम का आउटपुट बढ़ा सकते हो, ओके, बट टाइम को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. दैट मीन्स दैट टाइम इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड. ओके, कोई भी बिजनेस में अगर आप देखो या कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में देखो या लाइफ में देखो, टाइम कांस्टेंट है. मतलब अगर हर्ष के पास में 24 घंटे है काम करने के, तो मेरे पास भी, शैलेंद्र दवे के पास भी 24 घंटे है, भाविश दत्तानी के पास भी 24 घंटे है, शाकिब के पास भी 24 घंटे है. ये नहीं है कि टाइम किसके लिए ज्यादा है किसके लिए कम है. टाइम डज नॉट हैव एन मल्टीप्लायबल इफेक्ट. टाइम इज कांस्टेंट एंड टाइम इज अ पेरिशेबल कमोडिटी. मतलब वंस अ मोमेंट और an instance is lost, it is lost, it cannot come back. So because time is money, because time is perishable, it is very imperative and important that we plan and prioritize our activities and work in a manner that we are able to complete work in on time and also effectively manage multiple activities. Okay, आज आप कोई भी काम करते हो, कॉर्पोरेट कंटेक्स्ट में काम करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल एक्टिविटीज को मैनेज करना है और सभी एक्टिविटीज का डेडलाइन है. ठीक है, ये नहीं हो सकता है कि आपके पास में 3 एक्टिविटी या 4 एक्टिविटी आप पैरेलल कर रहे हो और कोई एक एक्टिविटी में आप कंटिन्यूस कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी 3 एक्टिविटी को निगलेक्ट करो, बिकॉज सभी एक्टिविटीज का अलग अलग डेडलाइन है. एंड यू एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन और you as an employee with your project manager will have to plan your activities and learn to manage your time so that the desired output for multiple activities you can give on time. ठीक है, just to give you one example, जब भी हम खाना खाते हैं, खाने में मल्टीपल चीजें होती हैं. ठीक है, दाल राइस जो भी सब खाना खाते हैं, जिसका भी जो फूड एपिटाइट है या जो भी नॉर्मल डाइट है,
डाइट में मल्टीपल एक्टिविटीज या मल्टीपल फूड होता है, और मल्टीपल फूड हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन से खाते हैं। कभी कभी ऐसा किया है कि मैंने खाली दाल पे लिया, दाल खत्म करने के बाद में चावल खा लिया, चावल खाने के बाद में सब्जी खाया, बाद में रोटी को ठूस दिया। वैसा करते हैं क्या? वैसा नहीं करते हैं। Why we don't do that? Because in order to get maximum satisfaction out of the food, means maximum output from the food, okay, you have to eat that food in a particular combination, okay, और वो combination आप जब भी यूज करते हो या वो टेक्निक यूज करते हो मल्टीपल एक्टिविटीज को एक मिला के सिंक्रोनाइज वे में खाने के लिए, एक स्वाद बनाने के लिए, तो आपको वो खाने का मजा आता है। सिमिलरली द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज दैट हाउ आर यू एबल टू मैनेज congruent activities, complementary activities in a manner that you are able to give optimal output based on your KRAs or the activity task allocation. Because the time that you lose for doing a particular activity because of some other activity, for that activity, that time is not going to come back. Okay, so time is perishable, time is money, and that is why it has to be managed very wisely. बहुत लोग कहते हैं कि भाई गया हुआ पैसा वापस आ सकता है, बट गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है. So learn to manage your time wisely because it will not come back. We see that time goes into various activities, phone calls, emails, rapport building, meetings with clients or calls with customers, back and forth email exchanges, replying, arguing, counter arguing, justifying, counter justifying, paperwork, meetings, discussions. Now, ये सब एक्टिविटीज जो है, phone calls, mails, rapport building activities, paperwork, meetings, whatever it is, despite they being important aspect of everyone's job, they can also become potential time wasters. जैसे जब भाविक ताज में जब काम कर रहा था प्रोजेक्ट पे, तभी ममता उसको घंटों एक घंटा 2 घंटा बात करता था ममता के साथ में. भले उन लोगों का एक्टिविटी काम के बारे में बात होता था, बट वो 1-1.5 घंटा बात करने के बाद में उसको डाउनलोड करना, उसको याद रख के उसको डॉक्यूमेंट करना, all this was potential time wasters, and because of that he had to stretch beyond his working hours to complete that task. Correct? So the whole point is that some activities which are part of your workflow, which are part of your routine day-to-day jobs, which are very important also are potential time wasters if a proper time utilization mechanism, a proper workflow is not allocated to this activity. Darshan, do you agree to this? Yes, sir. Can you give me 1 or 2 example? तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ हो रहा है या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करो जिसकी वजह से तुमको लगा कि भाई तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है और फिर तुमने उसको चेंज करने के लिए क्या किया, करेक्ट करने के लिए. तो ऐसा एक्सपीरियंस है छोटा मोटा प्रोजेक्ट के टाइम पे, या जब भी हेल्प डेस्क मैनेज कर रहे हो, या कुछ जब भी कोऑर्डिनेशन का काम तो चल रहा है, 2-3 साल से तुम कर रहे हो, इंटरनल भी कुछ करने का है, मीटिंग्स लेना है, ट्रेनिंग के टाइम पे, ऐसा कुछ एग्जांपल शेयर करना चाहोगे? सर अभी तो जो आपने बोला जैसे कि भाविक का था, तो सेम चीज़ कई बार हमारे साथ भी हुई है कि 1-2 घंटा क्लाइंट के साथ बात करनी पड़ती थी.
और उसके साथ मतलब जो भी डिस्कशन हुआ है वो सब नोट डाउन करके फिर वापस से वो सब क्लाइंट को भेजना है, और वो सब फिर बाद में जाके जो भी सॉल्यूशंस और वो सब है वो डिस्कस करना है हमें इंटरनली और वो सब। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जा रहा था। तो फिर उसके लिए आई थिंक हमने जो मेल की सिस्टम है या फिर जो हमारा सपोर्ट पोर्टल है, तो उस तरह से जो भी है, और मेल का जो बॉडी है उसमें भी हमने क्लाइंट को बोला है कि आपको इस तरह से जो भी इशू जनरेट कर रहे हो या जो भी है, तो वो प्रॉपर तरीके से आपको मेल में या फिर जो भी है उसमें आपको बताना रहेगा, तो जिससे हम लोग को डायरेक्टली या इजीली हम लोग उस पे वर्क कर सके मतलब। ओके, वेरी गुड। हर्ष, तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजर में? तुमने सबसे ज्यादा टाइम काम किया है, तो तुमको ऐसा दिक्कत आया और फिर तुमने क्या प्रोसेस बनाया है? क्या कुछ ऐसा कुछ एग्जांपल शेयर करना चाहोगे टीम के साथ में, सो दैट दे आल्सो कैन बी बेनिफिटेड? या सो बेसिकली कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि इवन clients are also very smart, so they are also trying to play some kind of games with us. So वो क्या करते थे, वो directly मुझे कॉल करते थे and they directly told me that I discussed with शैलेंद्र sir and he told me to do this and inform to you. So हमें क्या लगता है कि भाई शैलेंद्र सर ने बोला है, that is our duty and we have to do it. So कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हम करके देते थे। बाद में कई बार पता चलता था शैलेंद्र सर के साथ बात करने के बाद कि ऐसी कोई बात क्लाइंट ने नहीं की, या फिर क्लाइंट ने शैलेंद्र सर के साथ कोई और पर्सपेक्टिव में बात की है, सर कुछ और डिस्कशन कर रहे थे और क्लाइंट हमें कुछ और बता रहा था। सो कई बार ऐसा हुआ और उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिले टास्क में भी हो रहा था, थोड़ा बहुत कंफर्मेशन में भी डिले हो रहा था। सो फाइनली हमने एक चीज सीख ली, सर ने भी हमें ये सजेशन दिया कि व्हेनेवर ये ऐसी कुछ चीज हो रही है कि भाई वो बोलता है क्लाइंट या कुछ भी इंटरनल भी ऐसा कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है कि भाई सर ने ये बोला है मुझे, तुम ये बोल रहे हो, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ज्वाइंट कॉल कर लेते हैं। उससे क्या होता है, मैं आपसे बात करूं, फिर सर के साथ बात पर्सनली बात करके अप्रूवल लूं, फिर समझूं। इट मे बी पॉसिबल कि सर और आपके बीच बहुत अच्छी बात हुई है, बट दोनों का अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो सकता है। तो एक ज्वाइंट कॉल कर लेते हैं, इससे क्या होता है, टाइम बच जाता है एंड सभी लोग एक पेज पे होते हैं। सो काम भी ऐसा नहीं होता कि काम कुछ अलग करके देते हैं उसके बाद पता चलता है, काम करने से पहले ही जान लेते हैं। सेम विथ क्लाइंट साइड। सो ऐसी कई सारी चीजें जहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है, इधर में भी ऑन ईमेल्स, इधर में भी और ऑन फोन कॉल्स, या फिर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में। तो सो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ हम सॉर्ट कर रहे हैं। मोस्टली एक ही वे मुझे समझ आ रहा है अब तक इतने टाइम में, कि कम्युनिकेशन जो है वो अगर डायरेक्ट हो रहा है, सो वही एक बेस्ट तरीका है ये सारी चीजें कम करने का। सो अभी तो हम वही कर रहे हैं, जितना हो सके डायरेक्टली बात करो, अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर करो, जितने भी सिली से सिली क्वेश्चन है वो भी एक बार डिस्कस कर लो। करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू हर्ष, थैंक यू। so while some of the activities that you see are an important part of your service delivery proposition, but if the proportion of these activities increase more than your core job, okay, then these important activities also become time wasters. So ये नहीं है कि भाई कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में टाइम वेस्टर यानी आप मोबाइल पे कुछ चैट कर रहे हो या फेसबुक पे हो, दैट इज नॉट टाइम वेस्टर, दैट इज ऑल्सो टाइम वेस्टर। बट बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं यार मैं इतना 12 घंटे काम करता हूँ, इतना फोन कॉल करता हूँ, सब मेल का जवाब देता हूँ, फिर भी मेरा बॉस मेरे को डांटता है, फिर भी मुझे बोलता है यार तुम्हारा कुछ कंट्रीब्यूशन ठीक नहीं है काम में। सो अगर वैसे व्यक्ति की अगर दिनचर्या अगर आप करते हो, एनालाइज करते हो, तो यू विल रियलाइज के 70% ऑफ द डे उसका ये 6 चीजों में जाता है। ठीक है, वो हालांकि जरूरी है, हालांकि वो इम्पोर्टेंट है, बट टाइम अगर वो एपोर्शन नहीं करता है ये एक्टिविटीज के लिए, या टाइम मैनेजमेंट नहीं करता है, या टाइम प्लानिंग नहीं करता है, तो जो कोर एक्टिविटी है उसका, यानी जो कोर उसका KRA है, वो करने में उसको टाइम नहीं मिलेगा। जैसे बहुत बार आप कस्टमर्स के साथ में बात करते हो तभी सुना होगा कि भाई यार
मैनेजर्स कंप्लेन करते हैं यार मैं सारा दिन मीटिंग ही करता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ मीटिंग करता हूँ तो मेरा काम कब खत्म करूंगा। ये जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ जाना चाहिए कि इट इज अ क्लासिक केस ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड ही इज नॉट एबल टू से नो। अभी कोई भी व्यक्ति है, और ये कॉर्पोरेट पैरेलल्स से भी नहीं बोल रहा हूँ, अगर पर्सनल एक्टिविटीज में भी बहुत बार अभी हर्ष और मैं थोड़ा फिटनेस के मामले में जिम वगैरह जाते हैं, बहुत बार ऐसा हम लोग को लोग बोलते हैं यार ये तुम लोग को टाइम कैसे मिलता है जिम जाने के, हमको टाइम नहीं मिलता, तुम लोग को कैसे टाइम मिलता है। तो ये पैरेलल्स में ये पर्सनल टाइम जोन का कॉन्सेप्ट है। तो दिस पर्सनल टाइम zone concept is very important for every employee, every person to understand, so that he can apportion time to his work, to his passion, to his professional development, to his personal development. So let us try to understand. Typically time zone जो है वो टाइम जोन का जो पैरेलल्स है वो मैं अगर आपको 24 घंटे अगर मैं पकड़ता हूँ, 24 घंटे या कॉर्पोरेट पैरेलल्स में 9 घंटे पकड़ता हूँ या 10 घंटे पकड़ता हूँ या 12 या 14 घंटे पकड़ता हूँ दिन के आपके, तो आपके पर्सनल टाइम में दो तरह के टाइम होते हैं। एक तो पीक टाइम बोलता हूँ। पीक टाइम में कैसा होता है कि आपका माइंड वो टाइम पे एकदम से पीक पे मतलब फ्रेश होता है, माइंड आपका अलर्ट होता है, शार्प होता है, फ्रेश होता है, क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस माइंड में ज़्यादा फ्लो होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होता है, और बॉडी का जो स्टेमिना है या जो स्ट्रेंथ है वो आपका पीक या एक्टिवनेस में होता है। स्लैक टाइम मतलब क्या कि माइंड का जो भी अलर्टनेस है वो कम होता है, और बॉडी का जो स्फूर्ति बोलते हैं, बॉडी में स्फूर्ति भी कम होती है। सो आपको आपके वर्क में या आपके पर्सनल लाइफ में आपको आपके एक्टिविटीज को बाइफरकेट करके एक क्वाड्रेंट बनाना है कि भाई प्रोफेशनल टाइम में मेरा पीक टाइम क्या है काम करने के लिए और स्लैक टाइम क्या है, और पर्सनल में मेरा पीक टाइम क्या रहेगा, स्लैक टाइम क्या रहेगा। बिकॉज आज सबके लिए ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, बिकॉज एवरी पर्सन्स बॉडी इज डिफरेंट, एवरी पर्सन्स बॉडी क्लॉक इज वेरी डिफरेंट। जैसे मेरे को मेरा पर्सनल एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ, ओके, सो मेरा पर्सनल पीक टाइम जो है वो मैं बहुत सारा मेरा क्रिएशन वाला काम है या मेरा आइडिएशन वाला काम है वो मैं रात को 10 बजे के बाद करता हूँ। सो फॉर मी पर्सनली लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई प्रातः काल में 4:30 बजे उठ के 5 बजे उठ के आपको काम करना चाहिए, तो आपका बॉडी प्रोडक्टिव रहता है, आपका माइंड शार्प रहता है। ठीक है, शास्त्रों में भी ऐसा ही बोला है कि भाई और बहुत सारे सीनियर्स जो सीईओज हैं या लीडर्स हैं वो लोग ये बोलते हैं कि भाई आपको 9-9:30 बजे सो जाना चाहिए, सुबह 4:30 बजे उठना चाहिए, 4:30 से उठ के काम चालू करना चाहिए, तो आपका पर्सनल प्रोडक्टिविटी ठीक रहेगा। ओके, सो that is true for 80% of the people, but for some people like me who are doing multiple activities, like Harsh who is doing multiple activities, peak time change हो सकता है। सो अगर मेरे बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा पीक टाइम जब भी मैं क्रिएटिव काम करता हूँ, कुछ डेवलपमेंट वाला काम करता हूँ, कुछ रिपोर्ट्स बनाता हूँ या कुछ मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ या कंसल्टिंग का अपना HR कंसल्टिंग का काम करता हूँ, जो भी प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं, मैं और बाकी से हिमांगी और सब लोग, वो कंप्लीशन का मेरा पीक टाइम रात को चालू होता है।
तो 9:30-10 बजे से मैं 1:30-2 बजे तक मैं काम करता हूँ, बिकॉज वो टाइम पे मेरे को कंसंट्रेशन फुल मिलता है, मेरा माइंड शार्प होता है, बॉडी थोड़ा थका हुआ होता है, बट देन आई कैन मैनेज बिकॉज माई माइंड ड्राइव्स द बॉडी। मॉर्निंग टाइम पे मैं जल्दी मैं नहीं उठ सकता, मैं 7-7:15 बजे जाग जाता हूँ, ओके उठ जाता हूँ, बट फॉर मी टू गेट इन टू दैट पीक मोड आई नीड सम 2-3 आवर्स ऑफ सम डाउन टाइम। तो वो 2-3 घंटा जो मेरा डाउन टाइम है, वो डाउन टाइम में मैं मेरा मेल चेक कर लेता हूँ, मैसेजेस पढ़ लेता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ जिसको कुछ करना है। तो while I will start working at 9 o'clock, okay, 8:30-9 बजे मेरा लैपटॉप का काम चालू हो जाता है, मेरा पर्सनल काम चालू हो जाता है, बट मेरा पीक टाइम जो कॉर्पोरेट ऑफिस का टाइम है, वो पीक टाइम मेरा 10:30 को चालू होता है। सो 10:30 को मेरा माइंड बॉडी दोनों शार्प होता है, तो 10:30 से लेके 12:30 1 o'clock तक कॉल्स मेरे को ज़्यादा आते हैं, मेल्स का रिप्लाई करना होता है, डिस्कशन करना होता है, कॉन्वर्सेशंस करना होता है टीम के साथ में, कस्टमर के साथ में, वो मैं ख़त्म कर लेता हूँ। पोस्ट दैट लंच के बाद में 2 से 3:30-4 बजे तक जो मेरा खुद का पेपर वर्क है, मेल्स है, या कुछ मेरे को डिटेल एनालिसिस करके कुछ मेरे को बना के देना है, या मेरे साथ को किसी के साथ में मीटिंग करना है टीम में, या डेमोस करना है, वो सब मैं ख़त्म करता हूँ 4:30 बजे तक। 4:30 से 5:30 तक मुझे फॉलोअप्स वगैरह जो भी कस्टमर के साथ में करना है, या कस्टमर को या जो प्रोस्पेक्ट के साथ कुछ बात करना है, वो मैं ख़त्म करता हूँ। और 6:30 के आसपास कभी कभी डे एंड पे मैं हर्ष से बात करता हूँ कि हर्ष के साथ में जब भी मेरा डिस्कशन होता है, तो पूरा दिन में या 2-3 दिन में क्या हुआ, मुझे क्या करना है, एक्शन पॉइंट्स क्या करना है, और वो मैं कब डिलीवर करने वाला हूँ, वो सब मैं हर्ष से चर्चा करता हूँ। और फिर एट नाइट 9:30 बजे से मैं फिर वो सब एक्शन आइटम्स को बनाना, डेवलप करना, वो सब मेरा काम चालू होता है। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू नाउ, दिस माय पर्सनल routine that I told you is not ideal, okay, is not like what you would have read in management books, but it is perfect for me, okay, because मेरा जो पर्सनल बॉडी क्लॉक है, या जो पर्सनल मेरा ओरिएंटेशन है, उसके हिसाब से मेरे लिए ये ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपके बारे में बात करता हूँ या टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूँ, तो पर्सनल तो आपका जो टाइम है 9 आवर्स पकड़ के चलिए, आपका वर्क का 10 to 6 या 10 to 6:30 या 9:30 से जो भी आप लॉग इन करते हो, उसमें आपको आपका पीक टाइम आइडेंटिफाई करना है और स्लैक टाइम आइडेंटिफाई करना है। और पीक टाइम में आपका जो प्रोडक्टिव, आपका जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले काम करिए आप, ठीक है। मतलब आपको डेवलपमेंट करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, या कुछ आपको नया कुछ बनाना है, या कुछ सोचना है, स्क्रिप्ट डेवलप करना है, या कुछ आपको प्रोडक्टिव काम करना है, वो आप करिए। और स्लैक टाइम में जो ये मैंने 6 टाइम वेस्टर्स बोले, ये 6 टाइम वेस्टर्स खत्म करिए। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा, कस्टमर के साथ में जब भी आप कॉल करते हो, तभी कस्टमर आपको 5:30 बजे का टाइम देता है, कोई 6 बजे का टाइम देता है, ठीक है। वो क्यों देता है? बिकॉज टॉकिंग टू यू कम्स इन एनी ऑफ दिस 6 activities. So for you, for him, talking to you is very important and part of his job, but then he considered the same as time waster, okay? So वो क्या करता है कि जब भी उसका स्लैक टाइम चालू होता है, तभी वो शेड्यूल करता है। जब भी उसको फायर लगता है, या वो मतलब he feels that this activity is going to hamper his productivity, तभी वो कॉल अपने पीक टाइम पे शेड्यूल करता है।
कभी कभी आपने देखा होगा कि जो कस्टमर आपके साथ में 4:30-5 बजे हमेशा बात करता है, वो कभी कभी 11 बजे बोलता है, नहीं नहीं मैं 11 बजे अपन कॉल कर रहे थे। और कस्टमर का अगर ऐसा पैटर्न है तो ये आपको समझ के चलना कहीं ना कहीं उसके पीछे आग लगी है, एंड ही इज नाउ वरीड कि ये काम में या ये जो भी एक्टिविटी की वजह से कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्टिविटी हैम्पर होने वाला है। So the point that I'm trying to tell you is that please be self-aware about your peak time and slack time, and also try to find out a pattern of your customers peak time and slack time. Do you have any questions here? Anyone wants to share something on this topic? किसी को क्वेश्चन? भाविक? नहीं सर। नहीं ना, ओके। सो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? यस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू वर्क शेड्यूलिंग। नाउ अगर मान लीजिए पीक टाइम और स्लैक टाइम में काम का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है, so how do you go about scheduling your work? So work scheduling का अर्थ समझ में आता है? What do you mean by work scheduling? Scheduling का अर्थ क्या है? प्लानिंग। नहीं, प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग इज पार्ट ऑफ और प्लानिंग इज हाउ यू डू कंप्लीट द होल अरेंजमेंट। हाँ, scheduling means trying to put one activity after another, or synchronizing multiple projects, balancing multiple projects in a way that it does not compromise on the delivery quality and the deadlines given. Okay, so when you are handling multiple activities, when you are doing multiple projects, when you are doing multiple configurations, when you are handling multiple customers, you will have to plan your activities. क्लासिक एग्जांपल में अगर आपको हेल्प डेस्क का देता हूँ, मान लो कि आपके पास में 5 या 6 कस्टमर्स है अभी हेल्प डेस्क में, ठीक है। 6 कस्टमर्स का आपको दिन में मान लो 10 टिकट आ गया, तो वो 10 टिकट का डेडलाइन कैसे देना है, कौन सा एक्टिविटी आपको कभी कंप्लीट करना है, क्रिटिकलिटी के हिसाब से इसको क्या डेडलाइन देना है, वो आपको प्लान करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि भाई आपके पास में 5 कस्टमर है, 5 या 6 टिकट आए हैं, 6 में से 1 टिकट फायर फाइटिंग है कस्टमर के लिए, तो बहुत बार हम क्या करते हैं, 2 लोग हैं तो वो दोनों लोग वही एक्टिविटी पे लग जाते हैं, बाकी का 5 टिकट छूट जाता है। और एक कस्टमर तो खुश हो जाता है जिसका फायर आप क्रिटिकल इश्यू आपने सॉल्व कर दिया है, बट बाकी 5 कस्टमर नाराज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हेल्प डेस्क की टीम जो है वो एक वर्क शेड्यूलिंग पैटर्न से कुछ हद तक काम कर रही है, तो ही अपना जो भी ये चल रहा है काम ठीक से चल रहा है। बट वर्क शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी और सर्विस बिजनेस। सो वर्क शेड्यूलिंग कैन बी डन बाय 3 activities or three sub processes. First is planning, second is prioritizing, and third is performing. Plan, prioritize and perform. वर्क शेड्यूलिंग कैसे करोगे? तो पहले प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करने के बाद में कौन सी एक्टिविटी को प्राथमिकता देना है, प्रायोरिटाइज करना है, वो प्रायोरिटाइज करोगे, और जो हिसाब से आपने प्रायोरिटी दिया है वो प्रायोरिटी को आप उसको खत्म करोगे। नाउ प्लानिंग या प्लान कैसे करोगे? हाउ विल यू प्लान? प्लानिंग कैसे करते हैं? कोई मुझे बताएगा? हाउ डू यू डेवलप अ प्लान? अगर आपके पास 10 एक्टिविटीज करनी है
तो आप उसमें से वो पहले देखोगे कि वो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है। तो आप उस तरह से लिस्ट पूरा बनाओगे कि सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है, उनसे ज्यादा ये कम इम्पोर्टेंट है। तो आप उस लिस्ट बनाओगे तो उसके मुताबिक आप पहले जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है उसको आप पहले करोगे, फिर उसके बाद दूसरी करोगे। तो उस हिसाब से आप टाइम जोन और सब आप उस एक्टिविटीज को देगा, 10 एक्टिविटीज को दोगे। अभी ये जो तूने बोला ना भाविक, ये प्रायोरिटाइजेशन में आता है। जो जो तुमने बोला कि भाई तुम्हारे पास में 10 एक्टिविटीज है, 10 एक्टिविटीज में किसको प्राथमिकता देना है, ठीक है, तो वो प्राथमिकता तुम दोगे, ठीक है, बेस्ड ऑन द क्रिटिकलिटी और बेस्ड ऑन वट एवर दैट इज देयर। बट प्लानिंग इज समथिंग डिफरेंट ना। तो कॉमन सेंसिकली अगर मैं आपको पूछता हूं कि भाई प्लानिंग का अर्थ क्या है, मान लो आपको आपको सुबह 10 बजे ओके ऑफिस आना है। लॉकडाउन के बाद में ना मान लो ऑफिस अपना लिया अपन और चालू है अपना, तो 10 o'clock को अगर आपको ऑफिस पहुंचना है, ठीक है, तो 10 बजे पहुंचने के लिए आपके पीक प्लानिंग टाइम या स्लैक टाइम के हिसाब से जो आप तैयारी करते हो और वो पूरे प्रोसेस को अभी आप मेंटली प्लान करते हो और मेंटल प्लानिंग, प्रायोरिटाइजेशन, सीक्वेंसिंग करने के बाद में जो आपको फाइनल आपको एंड रिजल्ट मिलता है कि भाई आप हाँ ये प्लानिंग करने के बाद में, सिमुलेट करने के बाद में आप ये 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाओगे, वो प्रोसेस को प्लानिंग बोलते हैं। सो आज मान लो अगर आपको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, चलो ठीक है, और आपको मान लो भाविक है, भाविक घाटलोड़े रहता है, ठीक है, या चांदलोड़े, कहाँ रहता है भाविक, तू भूल गया मैं। घाटलोड़िया। हाँ ओके, सो घाटलोड़िया रहता है। तो भाविक का ये है कि भाई वो 1 बजे तक वो प्राइम देखता रहता है, अमेजोन प्राइम देखता है, और फिर उसको कम से कम 7.5 घंटे का नींद चाहिए। तो वो 8:30 बजे उठता है, ठीक है, तो इस 8:30 बजे से 10 बजे को उसको पहुंचना है। तो वो अपना जो मॉर्निंग का जो एक्टिविटीज है, चाय बनाना, खाना बनाना, कपड़ा पहनना, नहाना धोना, फिर बस पकड़ना, बस का उसका ट्रैवल टाइम, ठीक है, बस का फ्रीक्वेंसी, वो सब कैलकुलेट करके अगर भाविक को ऐसा लगता है कि भाई 8:30 से मेरे को 45 मिनट चाहिए या 1 घंटा चाहिए सब ये सब तैयार होने को, और 9:30 से फिर आधा घंटे में मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा, तो वो हिसाब से अपना दिन प्लानिंग करता है और प्लानिंग करके वो परफॉर्मेंस करता है। अगर उसको मेंटल सिमुलेशन में लगता है कि नहीं यार ये तो मैं साला 10:30 बजे पहुंचूंगा लेट, तो वो क्या करेगा, ठीक है, एक दिन लेट जाएगा, दूसरा दिन वो क्या करेगा कि नहीं यार ये 8:30 बजे तक उठूंगा नहीं, मेरे को जमता नहीं, मैं कल से 8:30 बजे उठूँ, 7:30 बजे उठ जाऊँ। तो वो क्या करेगा भाई, 7:30 बजे उठेगा, जो भी उसका 1 घंटे का काम है वो 1 घंटे का काम पटा लेगा, 8:30 बजे घर से तैयार होके 8:45 बजे घर से तैयार होके जल्दी निकल जाएगा, तो वो 9:30 9:45 तक पहुंच जाएगा। सो प्लानिंग इज mentally or actually breaking down the whole work process into activities, timing them so that you reach the expected outcome theoretically for that project, ठीक है। आफ्टर यू प्लान देन यू प्रायोरिटाइज। मान लो मल्टीपल एक्टिव, अभी आपका आप लोग तो सब बी किया है या बीटेक किया है, ओके, तो सो कहीं कुछ आपने 3rd सेम या 4th सेम में कुछ पेपर होगा आप लोगों का ऑपरेशनल रिसर्च मैनेजमेंट, ओके, वहाँ पे कुछ एक मेथड था PERT CPM,
याद आ रहा है क्या किसको? क्रैशिंग द टाइम एक्टिविटी, प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटी, पट सीपीएम मेथड, शेड्यूलिंग करके एक कुछ उसका ट्री हुआ क्या करता, शेड्यूलिंग का ट्री हुआ करता था। पराग, हाँ सर। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? सीपीएम पट ऑपरेशनल मैंने एमसीए किया था, उसमें नहीं था सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट था वो। अच्छा, तुम्हारे को नहीं था, किसको था पट सीपीएम का सब्जेक्ट? बी में तो होगा उन लोग। मेरे नहीं था ऐसा। अरे ऑपरेशनल रिसर्च तो होएगा ही ऑपरेशंस मैनेजमेंट का, पट सीपीएम, क्रिटिकल मेथोडोलॉजी, रिग्रेशन, कोएफिशिएंट, वो सब होगा। सर रिग्रेशन और कोएफिशिएंट आता था, लेकिन पॉट और सीपीएम ये इंजीनियरिंग में नहीं आते हमें, इट्स ओनली इन मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट મહારાષ્ટ્રમાં અહીંયા થર્ડ સેમ કે ફોર્થ સેમમાં હોય છે ઓઆર નું પેપર, એટલે અમારે ઓઆર હતું પણ ઓઆર કેલ્ક્યુલેશન બેઝ આવતું, એટલે એમાં આ બધું ના આવતું, ખાલી કેલ્ક્યુલેશન અને અવર્સ ને બધું ખાલી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. હા, પણ એ કેલ્ક્યુલેશનમાં બી બધું આવ્યું ને, પટ સીપીએમ મેથડ, ક્રિટિકલ પાથ મેથડ. હા, એટલે ઈ તે પણ ઈ અમારે કેના બેઝ આવતું, આ જે રેમ મેનેજમેન્ટ ને બધું થતું હોય ને એના બેઝ ઉપર વયું જાતું. अच्छा अच्छा, ओके, सो ठीक है, दैट्स ओके. सो द prioritization is basically which activity you do first from a series of activities so that your project is completed on time or before time. And after that prioritization, then you actually start doing the job and manage the time that you take to complete each activity. बहुत बार जब हम कस्टमर को एस्टिमेट देते हैं कुछ कस्टमाइजेशन का, तो 3 दिन का एक्चुअल देके 1 दिन बफर रखता है और 4 दिन कस्टमर को बोलता है, क्यों कि भाई एक आध दिन बफर है, टेस्टिंग के लिए है, या कुछ नॉन कांस्टेंट वेरिएबल आ गया तो फिर अपने को तकलीफ नहीं हो करके हम उसको बफर देते हैं. सो वो 3, और थॉट प्रोसेस हमारा क्या होता है कि भाई हम लोग 3 दिन में खत्म करेंगे या 2.5 days में खत्म करेंगे, भले हमने कस्टमर को 4 दिन बोला. सो work scheduling means planning activities properly, prioritizing and performing the activities physically within the planned time frame. ये नहीं हो सकता है कि आपने 2 दिन दिया है और परफॉर्म करने बैठे एक्चुअली तो 10 दिन लग गया, तो वो फिर आपका प्लानिंग भी गलत है, प्रायोरिटाइजेशन भी गलत है. Work scheduling, planning and prioritizing are an important part of time management, because for all of these 3 things you consume time, that is one. You create some sort of a timeline which is directly synced to the completion of the project, and that if it is goes beyond the planned or budgeted time, then it is a cost. That is why time is money. अगर आपका 4 महीने का प्रोजेक्ट 6 महीने में चला जाता है और अगर आपका गलती है, कस्टमर एस्केलेशन नहीं मानता है, तो कहीं ना कहीं वो 2 महीने का टाइम है वो लॉस कंपनी को है, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम अदर एक्टिविटीज वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट ऑन टाइम. सो हाउ डू यू एंश्योर दैट यू डू वर्क शेड्यूलिंग? वर्क शेड्यूलिंग आप कैसे करते हो? वर्क शेड्यूलिंग करने में टू डू लिस्ट बनाइए, डेली प्लानिंग करिए कि भाई आज के दिन में मुझे क्या खत्म करना है, वीकली प्लानिंग करिए, मंथली प्लानिंग करिए, और लॉन्ग टर्म गोल्स भी अपने पैरेलल्स में अपन जो मैं कई बार आप लोगों को WBS बनाने को बोलता हूँ, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वो ये वर्क शेड्यूलिंग का पार्ट है. BS में हम लोग जो भी अपना प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट को सब एक्टिविटीज में बाइफरकेट करते हैं या सब प्रोसेस में बाइफरकेट करते हैं. सब प्रोसेसेस को फिर अपन सब एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं,
और फिर उसमें टाइमलाइंस डालते हैं, और वो टाइमलाइंस को फिर मंथ, वीक और डेली प्लानिंग करके उसको कंप्लीशन करते हैं, और एक लॉन्ग टर्म गोल रखते हैं कि भाई ये एक्टिविटी या ये फेज का हम लोग 2 महीने में, 3 महीने में यूएटी या प्लानिंग करेंगे, ठीक है। सो वर्क शेड्यूलिंग में टू डू लिस्ट, डेली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, मंथली और लॉन्ग टर्म गोल्स या यू नो फेज कंप्लीशन पर टारगेट्स या एक्टिविटीज आपका होना चाहिए। पर्सनल कैपेसिटी में कितने लोग डेली टू डू लिस्ट लिखते हैं? अभी जो ट्रेलो में जो आपका है, जो आपका डेली एक्टिविटी है, दैट इज अ डेली एक्टिविटी। अगर मैं आपको मान लो मल्टीपल एक्टिविटीज को जोड़ूं तो वो आपका डेली टू डू लिस्ट हो गया, या ओके, या डेली प्लानिंग हो गया, ठीक है। सो वर्क शेड्यूलिंग एक्टिविटीज जो हम करते हैं वो आपका ट्रेडो में कुछ हद तक मैनेज हो रहा है, एंड बाकी जो है वो हम वीकली, मंथली MISS में कंप्लीट कर रहे हैं। दैट इज वाई मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं HRMS के लिए एटलीस्ट, उसका हर एक मॉड्यूल का ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन टाइम स्टैंडर्ड कंडीशंस में या स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटीज में, एक मैं आपको पूछता हूँ भाई कितना दिन में खत्म होगा ये मॉड्यूल। सो वो सब मेरा पूछने का यही नतीजा होता है या थॉट प्रोसेस होता है कि कहीं ना कहीं हम पर्सनल प्रोडक्टिविटी मेजर करें। अभी नेक्स्ट वीक या 10-15 दिन के बाद में हर्ष ने जो अपना माइक्रोसॉफ्ट प्लानिंग का टूल जो डेवलप किया है, ठीक है, वो भी अभी प्रेजेंट करेगा अपने को ट्रेनिंग के दौरान 1 आवर में। सो देयर वी हैव ट्राइड टू एग्जॉस्टिवली बेसिकली गो डाउन टू ईच मंथली कॉस्ट, कि हर एक मॉड्यूल में, या मंथली नहीं, अपना सॉरी क्या बोलते हैं उसका, आवरली रेट तक हम लोग ने कॉस्टिंग करने का कोशिश किया है, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू कॉस्ट आउट कि भाई मान लो कि मैं अगर मान लो HR ऑपरेशंस के 4 या 5 मॉड्यूल कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो रिसोर्स का कॉस्ट वगैरह डाल के, अपना ओवरहेड्स डाल के पर आवर कॉस्ट अपना कितना होता है कॉन्फ़िगरेशन करने का, तो वो हिसाब से साइंटिफिक मेथड में भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, सो दैट टाइम टेकन टू एक्टिवली कंप्लीट वन प्रोजेक्ट वी कैन फाइंड आउट। अभी आएंगे एक्शन प्रायोरिटी मैट्रिक्स। एक आपका माइंड में थॉट आता होगा कि भाई ये टाइम मैनेजमेंट बोल रहे हैं, बट ये एक्टिविटीज को कैसे प्रायोरिटाइज करें? बहुत बार जो कस्टमर के लिए अर्जेंट इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे लिए टाइम वेस्टर होता है, जो मेरे लिए अर्जेंट इंपॉर्टेंट है वो कस्टमर प्रायोरिटाइज नहीं देता है, प्रायोरिटी नहीं करता है। तो अगर हाउ डू आई basically to ensure that customer and me are on the same page. So एक छोटा सा मैट्रिक्स है ये, जिसके द्वारा आप ये मैनेज कर सकते हो। और ये क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। आपका कोई भी आप जो काम करते हो, that work is measured on 2 axes. First is the x-axis, wherein you are measured on the effort that you put and the impact that you get out of that effort. Okay, so मैं आपको पहले explain करता हूँ। Low effort to high effort, low impact to high impact. What do you mean by low impact activity? दर्शन, लो इम्पैक्ट मतलब क्या? દર્શન યસ સર કોઈ નથી ગયો ને? ના સર. હા, બોલતા આટલી વાર લાગે છે તને જવાબ આપતો એટલે પૂછું. સર એક્ઝેક્ટલી તો ખ્યાલ નથી મને. લો ઇમ્પેક્ટ,
नहीं मालूम है, ठीक है. So let me explain to you this matrix. हम जो काम करते हैं या जो भी हमारा एक्टिविटीज होता है वो हम 4 क्वाड्रेंट में हमने उसको बाइफरकेट किया है. फर्स्ट इज एक्टिविटीज विच require low effort and have low impact or give you low value results, yeah, which are of low importance. Okay, low on effort, low on impact, low on importance, then low effort but high impact. ओके, हमको वो करने को टाइम कम लगता है बट बट वो एक्टिविटी का इम्पैक्ट बहुत हाई होता है. ठीक है, बहुत हाई होता है. फिर हाई एफर्ट बट लो इम्पैक्ट, हाई एफर्ट बट लो इम्पैक्ट. मतलब हमको वो एक्टिविटी करने के लिए बहुत मेहनत लगता है. ठीक है, बहुत ही मेहनत लगता है. जैसे बहुत बार या कभी कभी हमने देखा है कि हम कस्टमर को 50 लाइन का मेल लिख के भेजते हैं. ठीक है, मेहनत से लिखते हैं, ये करते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं. मेरे साथ भी कभी कभी होता है. कस्टमर को मेल भेजने के बाद में कस्टमर बोलता है रिस्पॉन्स आता है, थैंक यू फॉर योर मेल, लेट अस हैव अ कॉल टू डिस्कस द सेम. और वो फिर छोड़ देता है. मतलब मैंने हार्ड एफर्ट लिया, मैंने इतना सोच समझ के थॉट प्रोसेस से मेल लिखा, बट वो मेल का जो मेरे को डिजायर्ड इम्पैक्ट क्या चाहिए था, हाई इम्पैक्ट, कि वो मैं एकदम कस्टमर को हिला दूंगा, उसको एक्शन में लाऊंगा, वो इम्पैक्ट नहीं आता है. और एकदम लो इम्पैक्ट आता है कि हाँ भाई चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सो कहीं ना कहीं मेरा ये हार्ड एफर्ट है. अगर ये लो इम्पैक्ट या लो कैटेगरी का रिस्पॉन्स या लो प्रायोरिटी रिस्पॉन्स मेरे लिए जनरेट करता है, तो ये मेरे लिए टाइम वेस्टर है. ठीक है. सो हम जब कोई भी एक्शन या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, सो अपने को ये याद रखना है कि हम या तो लो एफर्ट करके हाई इम्पैक्ट लाए, या तो हाई एफर्ट करके हाई इम्पैक्ट लाए. हाई एफर्ट करके लो इम्पैक्ट वाली एक्टिविटीज में टाइम नहीं वेस्ट करने का. ठीक है, बिकॉज इफ यू पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क into something that is not considered to be highly important by the customer, then it is a time waster. जैसे हम लोग बहुत बार SDD वगैरह भरते हैं. ठीक है, कुछ छोटे कस्टमर्स या कुछ कस्टमर्स है, उन लोग को ये चीज़ों का महत्व समझ में नहीं आता है. तो यहाँ पे हमारे लिए हार्ड इम्पैक्ट है, हम लोग मेहनत करके देते हैं, बट उसके लिए वो लो इम्पैक्ट वाला चीज़ है. तो वो जो 7 दिन में अपने को देना चाहिए वो 2-3 महीने में वो अपने को वापस देता है. तो अपना ये प्रोजेक्ट में टाइम वेस्ट होता है. और वो क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमने उसको, फॉर अस इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बट हमने उसको एजुकेट नहीं किया है, या कहीं उसको इम्पोर्टेंस नहीं समझाया है, या फॉलो अप नहीं किया है. बिकॉज ऑफ दैट वो for that customer also it is not becoming high impactful activity. Okay, so अभी मैं कुछ examples आप लोगों से पूछूंगा, मुझे बताना based on this model experience. Okay, explanation. low effort, low impact वाला activity कौन सा है हर्ष? 2 activities which you feel are low effort and have low impact. As per our HRMS, to rename the fields or to change
very small amount of data in report. नहीं, बट लो इम्पैक्ट वो कस्टमर के लिए तो बड़ा इम्पैक्ट हो गया ना. कस्टमर को अगर ये 2 फील्ड चाहिए, वो No, sir, it's not about, I mean, renaming thing. Like say they want to rename a race as a caste. So it's not that much important for client also, but they want to rename to good look. हाँ. See, यहाँ पे इम्पैक्ट का अर्थ ये है हर्ष कि कस्टमर के लिए भी वो प्रायोरिटी बने, या कस्टमर के लिए भी वो इम्पैक्ट बने, या कस्टमर को ये लगे कि ये बहुत अच्छा एफर्ट है, या कंपनी के लिए उस ये एक्टिविटी से वो अपने को कुछ वैल्यू मिले. ठीक है, फ्रॉम एन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ. सो अगर मेरे को अगर एग्जांपल देना है तो लो एफर्ट होगा sending a mail to the customer, okay, for minutes of meeting. ठीक है, कॉल के बाद में अगर छोटा सा मिनट्स ऑफ मीटिंग करते हो तो वो तुम्हारे लिए भी ज्यादा एफर्ट नहीं है, कस्टमर के लिए भी वो नहीं इम्पैक्टफुल है इतना. वो ठीक है, कभी पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बट इट इज ओके बिकॉज अपना वो डॉक्यूमेंटेशन होता है. ठीक है, सिमिलरली लो इम्पैक्ट होगा कस्टमर को कुछ चीजों के लिए फॉलो अप करना. ठीक है, यूएटी करना है, या कुछ तुमने मीटिंग शेड्यूल किया है. ठीक है, मीटिंग मान लो 2 बजे का स्काइप कॉल किया है तुमने, तो 12:30-1 बजे कस्टमर को कॉल करके पूछना, भाई सर आपका कॉल है 2 बजे, आप तैयार होना. सो मान लो अगर उसने मेल नहीं देखा है, या वो अगर डिली डाली में भूल गया है, तो वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो 1.5 घंटे में वो प्रिपेयर हो सकता है. तो फॉर यू इट इज जस्ट 1 phone call, but that phone call will give you high impact. कि भाई वो कस्टमर अलर्ट हो जाएगा, याद नहीं है तो, और वो तुम फ्रूटफुली तुम्हारा टास्क कंप्लीशन कर सकते हो बाय दैट कॉल. फिर गिविंग फीडबैक या गिविंग सम एक्नॉलेजमेंट टू द कस्टमर ऑन द मेल. मान लो कस्टमर ने तुमको 10 चीजों के लिए मेल भेजा है. ठीक है, आज मेल भेजा है, तुमने 1.5 दिन के बाद जवाब दिया, जैसा कभी कभी दर्शन करता है, व्हाट्सएप का मैसेज जवाब 2 दिन के बाद देता है कस्टमर को, या मेल का जवाब 2 दिन के बाद जाता है. तो आज कस्टमर ने मेल किया, तुमने उसको 1.5 दिन के बाद जवाब दिया. ठीक है, so that will be very negative on your part, because it will go to a very huge escalation. और ये छोटी एक्टिविटी को तुमको सॉल्व करने के लिए तुमको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुमको भी हार्ड एफर्ट करना पड़ेगा. तुमको 6 मेल का जवाब देना पड़ेगा कस्टमर का, या 6 बातों या 4 बातों तुमको सुनाएगा, तो तुमको उसको जवाब देने में ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा. So the best example for low effort high impact is that responding to the customer and acknowledging that you have got mail or you have received the mail and you are working on it. तो ये आपके लिए low effort का activity है, but high impact आएगा. Customer will be very positive about you, very happy about you. That response. Second, low effort, high impact. Periodically updating the customer on the project status. फ्राइडे को आप लोग वीकली मेल्स भेजते हो. ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि बारिंग 1 or 2 कस्टमर्स कोई ये मेल का जवाब ही नहीं देता. सो कहीं ना कहीं कुछ कस्टमर्स को छोड़ के आपका ये लो एफर्ट लो इम्पैक्ट का प्रायोरिटी हो जाता है. पर अगर आपके मेल में आप फ्राइडे को एक लाइन ऐसे लिखते हो कि भाई ये वीक में जो भी आपका टिकट्स आया, वो टिकट्स के ऊपर अगर मंडे को डिस्कशन करना है हमको, या ट्यूसडे को कॉल रखना है, या 15 दिन में एक छोटा सा 10 मिनट का कॉल रखेंगे इसके ऊपर. सो ये आपका लो
लो एफर्ट वाला एक्टिविटी हाई इम्पैक्ट में आ जाएगा, बिकॉज कस्टमर ध्यान से वो पढ़ेगा कि भाई ये 15 दिन के बाद इन लोग कॉल करेंगे, अगर हमने कुछ ध्यान से पढ़ा नहीं है या कुछ क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर, तो फिर उन लोग बाद में एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये हाई इम्पैक्टफुल एक्टिविटी हो जाएगा, मतलब कस्टमर का ध्यान इसके ऊपर बरोबर से जाएगा। ओके, अभी मुझे शाकिब हार्ड एफर्ट और लो इम्पैक्ट का एग्जांपल दो। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ लोगों को? हाँ, तो जैसे कुछ डेटा अपलोड का टास्क आ जाता है, हाँ, कि अपने को पता है कि उसको डेटा अपलोड करने के लिए बैकएंड से ये एरर आ जाए कि ये प्रॉब्लम आएगा, मतलब 1 या 2 दिन तो उसमें पूरा चला ही जाएगा। बट कस्टमर के लिए तो क्या है कि मतलब 10 एम्प्लॉय का डेटा चढ़ा दो, अपने को पता है कि 10 हो या 100 हो या 1000 हो, सबके लिए टाइम तो इतना ही लगना है वो। तो मतलब एक वो है कि उसमें एफर्ट तो पूरा उतना ही लगेगा, ज़्यादा ही है, बट इम्पैक्ट उसका कहीं ना कहीं इक्वल है या लो ही है। हाँ, सो आज जो कस्टमर के लिए लो इम्पैक्ट है उसको हार्ड इम्पैक्ट करना है या मेरे को हाई इम्पैक्ट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मतलब मेरा हार्ड वर्क भी है और कस्टमर को भी ये मालूम पड़े या ये महसूस हो कि ये मैंने मेहनत का काम है, तो क्या करोगे आप? व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी, व्हाट विल यू डू? तो पहले से सर उस पर एक प्लान बना के ही चलना है कि मान लो अभी मैं जैसे कोई सिल्वर के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये एक्टिविटी के लिए इतना टाइम लगने का है, तो हर बार मुझे ऐसा सिनेरियो बना के वहाँ पे नहीं चलना है कि भाई 5 मिनट में काम करके दे दिया। तो फिर अगर यही सिमिलर कहीं ना कहीं मैंने सेम ये काम को कम टाइम में करके दे दिया है, तो वो हो सकता है कि वो पॉइंट को हाईलाइट करके अपन को वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो एक पहले से स्ट्रेटेजी वही पकड़ के चलने की कि इसके अंदर तो इतना टाइम या वो सब तो निकलना ही है, इतना एफर्ट तो जाएगा ये चीज़ के लिए, तो वो एक स्टैंडर्ड पहले से क्रिएट करके ही रखना है। नहीं, आपको क्या करना है शाकिब, हम्म, मैंने बोला कि कहीं ठीक है, पार्शियली इट इज करेक्ट, बट आपका जो हार्ड वर्क को कस्टमर के नज़र में अगर उसको इम्पोर्टेंस अगर दिलवाना है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर को कॉज एंड इम्पैक्ट इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। क्योंकि बहुत बार अपन देखते हैं प्रोजेक्ट में मास्टर में डुप्लीकेट एंट्री आ जाता है। ओके, तो अपना अपना शेर खान में कुछ करते थे, अब अपन ने किया है, या अपने दूसरा दूसरा अपन ने दूसरे 1-2 कस्टमर के साथ मास्टर्स का डिस्टॉर्शन हुआ है। ओके, एंजल ब्रोकिंग में मास्टर्स का डिस्टॉर्शन हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं वो कस्टमर को एजुकेट या मालूम नहीं था कि ये मल्टीपल फील्ड्स या वो कुछ उन लोग डालेंगे तो फिर वो डुप्लीकेसी हो जाएगा। So for the customers to be educated about that, they have to understand or they have to be told cost benefit impact. Okay. अभी from the perspective of time management, आपको हमेशा ये 2 क्वाड्रेंट्स में ही काम करना चाहिए, लो एफर्ट और हाई इम्पैक्ट, हाई एफर्ट एंड हाई इम्पैक्ट। लो एफर्ट लो इम्पैक्ट वाला काम रूटीन काम है जो करना है, ठीक है, बट वो काम में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहाँ पे आपको ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग का टेम्पलेट है या मेल का टेम्पलेट है, वो फिक्स प्रोसेस डिफाइन करके वो हिसाब से आपको एक्टिविटी वाइज काम करना पड़ेगा। लो एफर्ट हाई इम्पैक्ट है, वहाँ पे कस्टमर के साथ में कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखिए, स्ट्रांग से ज़्यादा टाइमली रखिए। ओके, रिस्पॉन्स टाइम आपका बेहतर करिए, तो आपको लो एफर्ट में आपको हाई इम्पैक्ट मिलेगा, कस्टमर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, और हाई एफर्ट एंड हाई इम्पैक्ट। ओके, so we focused on completion of work as per deliveries, timelines, proper minutes of the meeting, proper process follow-ups and the adherence. Okay, तो कहीं ना कहीं टाइम विल बी ट्रांसलेटिंग इनटू मनी। ओके, अपने को पीरियडिकली एस्केलेशंस मिलेगा, क्योंकि अपने को 2-3 प्रोजेक्ट्स में जो अभी एस्केलेशन ग्रांट हुआ है पैसे का,
that is primarily because we've been putting hard work and putting hard effort into documenting everything. तो बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस था, और वो जब भी हमने कस्टमर को एविडेंस पुट किया तो कस्टमर ने अपने को कहीं ना कहीं एस्केलेशन का पैसा ग्रांट कर दिया है. ठीक है. हार्ड एफर्ट और हाई एफर्ट एंड लो इम्पैक्ट वाला जो भी एक्टिविटी आप करते हो वो टाइम वेस्टर है. बिकॉज आपको ये जज करना चाहिए कि भाई मैं ये जो मेहनत करके कर रहा हूँ कस्टमर का कितना महत्व है या कस्टमर कितना वो पढ़ता है. ठीक है. अगर आपको लगता है कि ये पढ़ नहीं रहा है या कुछ मेरी एक्टिविटी से कुछ आपको जो चाहिए वैसा उसको आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आपका स्ट्रेटेजी बदली करके उसको हाई इम्पैक्ट तक लेके आइए. बॉटम लाइन इज कि ये दो चीजें हैं, ये बेसिकली पोटेंशियल टाइम वेस्टर्स है आपके साथ में. और ये एक क्वाड्रेंट का मेजर एग्जांपल होगा मीटिंग्स होगा, टेलीफोनिक कॉल्स होगा. छोटी छोटी बातों पे आप टेलीफोनिक कॉल कर रहे हो आधा घंटा, या कस्टमर को अनवारंटेड कभी भी कॉल करने का टाइम दे दिया. ठीक है. कस्टमर को लगता है कभी भी इनको कॉल करके डिस्टर्ब कर सकता हूँ. बहुत बार उन लोग आपका प्रोसेस नहीं फॉलो करते हैं, इसलिए आपको फिर वो पुराना मेल ट्रेल से सब अपने को निकालना पड़ता है. सो फॉर यू इट इज हार्ड वर्क, फॉर इट इज लो इम्पैक्ट. और डू यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? किसी को कुछ क्वेश्चन है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है? यस और नो? मीनाक्षी कॉल पे है? हाँ सर. हाँ सर. नो सर. कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके. ऑलराइट. सो देन आई विल मूव अहेड. 5 मिनट्स मोर. ओके. टू डू लिस्ट में के क्या फायदे होते हैं? ठीक है. टू डू लिस्ट आपको ऑर्गेनाइज करता है. टास्क आपको दिन में क्या कंप्लीट करता है उसका आपको विजिबिलिटी मिलता है. प्रायोरिटी के साथ में आप उसको डेली उसका डेडलाइन भी असाइन कर सकते हो. रूटीन डेली आपका जो भी है वो डिस्कशन, पेपर वर्क, मीटिंग, फोन कॉल्स में जाता है. अभी ये जो 5 एक्टिविटीज है ये आपको ये एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना है और हो सके बेस्ड ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ द वर्क एक्टिविटी वो आपको आपका पीक टाइम या स्लैप टाइम में उसको शेड्यूल करना है. ठीक है. डेली प्लानर बनाइए. ओके. जो आप ट्रेलो में करते हो बट इट इज थॉट प्रोसेस. सो प्लान करिए, रिकॉर्ड करिए आपको क्या करना है और वो हिसाब से टाइमलाइंस के हिसाब से कंप्लीशन को मॉनिटर करिए. तो ये 3 का मंत्र है पहले. और फिर उसको आप वीकली प्लानर, उसका अपॉइंटमेंट्स वगैरह, स्केड्यूल्स, एंट्रीज वगैरह, डेडलाइंस वगैरह डाल के आप उसको एक डेली प्लानर के हिसाब से आप बना सकते हो. टाइम वेस्ट या पुअर टाइम मैनेजमेंट का साइन क्या है कि पूरा दिन आपका लो प्रायोरिटी एक्टिविटीज में जा रहा है. ठीक है. आप बार बार मेल्स को पढ़ रहे हो या मेल पढ़ के आपको एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट कर रहे हो. कहीं ना कहीं वो आपको अपने वो मेल का जिस्ट को टास्क या वर्क एक्टिविटी में कवर नहीं किया है. जब भी हाई टास्क का काम अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं वो आप 10 मिनट करने के बाद में मेल चेक करने लगते हो या बाकी कुछ काम में लग जाते हो. तो जो भी हाई प्रायोरिटी टास्क होता है वो आपको पीक प्रोडक्टिविटी टाइम में या पीक टाइम में कंप्लीट करना चाहिए. पीक टाइम में ये ध्यान रहे कि आपका जो पहला 6 टाइम वेस्टर्स मैंने बोला वो 6 टाइम वेस्टर्स में बीच में आपका टाइम नहीं जाना चाहिए. ठीक है. और टू डू लिस्ट जो है आपका वो जो आप टू डू लिस्ट का एक्टिविटी ब्रेक डाउन करते हो वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका 24 आवर्स के ऊपर उसका स्प्रेड ओवर नहीं होना चाहिए. मतलब आज के दिन में अगर आपने टू डू लिस्ट लिखा है मॉर्निंग में कंप्लीट करूंगा, अगर आज के दिन में नहीं होता है तो कल के डे एंड तक उसको कंप्लीट होना चाहिए. अगर वो
कल के दिन तक भी अगर आपका कंप्लीट नहीं होता है तो वो टू डू लिस्ट का एक्टिविटी नहीं है, वो फिर आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का एक्टिविटी। एक मिनट होल्ड करिएगा, मेरे को एक कॉल आ रहा है। राजेश, मैं 10 मिनट में फोन करता हूँ। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। टाइम मैनेजमेंट का टिप्स है, कीप टू डू लिस्ट, प्रायोरिटाइज करिए एक्टिविटी को, हाई रैंकिंग से लो रैंकिंग तक जाइए, और दैट मीन्स हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी। और हाउ डू यू डिसाइड इफ अ कस्टमर एक्टिविटी इज हाई प्रायोरिटी और नॉट। सो वो 2 क्वेश्चंस पूछना कि अगर ये काम को मैं डिले करता हूँ या मैं लो प्रायोरिटी में मूव करता हूँ तो कस्टमर को क्या इम्पैक्ट होगा, कंपनी को क्या इम्पैक्ट होगा। कंपनी के लिए अगर हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी है, कस्टमर के लिए हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी है, तो फिर उसको प्रायोरिटाइज करिए। ठीक है, कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए मान लो मीडियम इम्पैक्ट है, मगर अगर कंपनी को ऐसा लग रहा है कि भाई 2 पैसा कमाने का है, तो फिर कस्टमर से बात करके उसको पुश करके उसको हाई प्रायोरिटी में ले जाइए। ओके, all the tasks have to be broken down into small manageable activities। कहाँ से स्टार्ट करना है वो प्लानिंग करके डिस्कशन करिए, एंड ट्राई टू एंश्योर दैट यू with thought put the correct time required to complete the activity। ये सब खुद सेल्फ पढ़ सकते हो, मैं आपको प्रेजेंटेशन भेज देता हूँ, यू कैन गो थ्रू दैट। बट मोर और लेस 3 important things that a person has to develop for being a good time manager. First and foremost, try to understand your peak productivity time and slack time, okay, and try to align that with your work timings. Okay, second, try to change or mold your personal habits so that your work is not hampered। जैसे बहुत बार मैं जब ये अहमदाबाद आता हूँ, ठीक है, मेरा पर्सनल एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को चाय पीने का बहुत आदत है, तो कहीं ना कहीं मैं आता हूँ और मैंने रियलाइज किया है कि मैं 3-4 घंटे अगर मैं डिस्कशन में बैठा हूँ तो कहीं ना कहीं आधा पौना घंटा मेरा चाय मंगवाने और चाय पीने में चला जाता है, which is I think so somewhere not very positive, and it breaks the momentum of the meetings। दूसरा, मैंने कहीं पर्सनल एक और अब मेरा थॉट प्रोसेस मैंने देखा है ये कि जब भी मुझे टाइम बाउंड कुछ मीटिंग करना है तो मैं कभी कभी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन में मेरा टाइम चला जाता है। सो दोज आर द 2 things that I think so hamper my time management and somewhere down the line takes a longer duration to complete the work agenda। So टाइम मैनेजमेंट टिप्स है आपका, जो भी मैंने जैसे बोला कि आप मॉर्निंग सुबह उठने वाले बंदे हो या नाइट बर्ड हो, आपको डिसाइड करना है, आपके हिसाब से आपका स्केड्यूल प्लान करना है, और पीक प्रोडक्टिविटी और स्लैक टाइम का ध्यान रखना है। सो विद दिस वी कवर्ड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, how to do work scheduling, okay, or understood work prioritization metrics, and also briefly had a discussion on various checklists that we should maintain। Okay, do you have any questions? Do you want to know more, anything more? कुछ पूछना है किसी को? ताकि नो सर। हाँ बोलो। नो सर। नो, ओके।
बाकी और किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है, राइट? राइट सर। ओके, नेक्स्ट ट्रेनिंग अपना सैटरडे को होगा 9:30 से 11 के बीच में, 1.5 घंटे का सेशन होगा। टॉपिक मैं कल मॉर्निंग में अनाउंस करूंगा। ओके ओके, ऑल राइट, Okay, थैंक sir. यू फॉर योर टाइम। Okay, sir. Thank you, sir, for your training. थैंक यू।